राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज सबसे दुखद खबर ये है कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के कारण 150 व्यक्ति के बह जाने की अब तक खबर है। इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन संपूर्ण देश इस खबर के बाद मर्माहत हो उठा है। राष्ट्र निर्माण पार्टी द्वारा दिल्ली पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए आज प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहेंगे कि महान स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी का 36वां पुण्यतिथि कल 8 फरवरी को मनाया जाएगा। श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड की ओर से रमेश नगर प्राचीन सूर्य मंदिर में यही योगी रामनाथ शास्त्री जी द्वारा स्थापित श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय है। यही शहीद स्मारक है, जिस शहीद स्मारक पर एक घड़े में संपूर्ण हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ देश की आज़ादी के लिए क्रांतिवीरों ने, वीर बलिदानियों ने अपने लहू बहाए, वहाँ की पवित्र मिट्टी एक घड़े में रखी हुई है, जिसका दर्शन करने आम लोग आते हैं। और कल योगी जी का 36वां पुण्यतिथि है। इस अवसर पर सुबह से ही हवन, पाठ, श्रद्धांजलि सभा और फिर उसके बाद विशाल प्रसाद वितरण का कार्यक्रम श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के पदाधिकारियों द्वारा, प्राचीन सूर्य मंदिर के पुजारियों द्वारा रखा गया है। आप भी आकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान पूर्वी दिल्ली के लाइसेंसिंग विभाग द्वारा जो 300 कारोबारियों को सीलिंग का नोटिस दिया गया है, इस ओर भी आकृष्ट करना चाहेंगे कि इस नोटिस के बाद छोटे छोटे कारोबारियों में काफ़ी हलचल है और वहाँ के विधायक ने कहा है कि वो इसके खिलाफ जरूरत पड़ने पर धरने पर भी बैठ सकते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको ये भी बता दें कि अफवाह फैलाने वाले 148 ट्विटर अकाउंट और 24 फेसबुक अकाउंट को दिल्ली पुलिस ने बंद करा दिया है, क्योंकि यह किसान आंदोलन के बाद गलत तरीके से अफवाह फैलाकर अशांति पैदा करने का लगातार प्रयास कर रहे थे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यही विदा लेते हैं और आप इंतजार कीजिए अगली खबर तक के लिए बने रहिए और हम आपसे फिर मिलते हैं नए खबर के साथ। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर कथाकथित किसानों द्वारा लाल किले पर हुए हमले के दौरान पुलिस और जवानों के साथ जिस तरह बर्बरता की गई, हिंसा और मारपीट की गई, उसी के विरोध में राष्ट्र निर्माण पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस ढंग से लाल किले का अपमान हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ और सुरक्षा और शांति के आधार पुलिस जवानों पर जिस ढंग से आक्रमण किया गया, वो बहुत ही निंदनीय कार्य था और उसी को का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। राष्ट्र निर्माण पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी साथी यहाँ पर
उसका विरोध करने के लिए कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और जिन्होंने भी किया उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे और इसलिए हमने ये आज का कार्यक्रम किया है और हम चाहते हैं कि इसमें कठोर से कठोरतम कार्रवाई हो, जिससे कि आगे इस ढंग का किसी का साहस न हो कि कोई भी आड़ लेकर के, कि किसानों की आड़ लेकर के आप कुछ कार्यक्रम, दूसरा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। और इसलिए वो किसान नहीं थे, न वो किसान नेता थे, वो कोई दूसरा एजेंडा लेकर के आए थे और उसी के लिए वो काम कर रहे थे, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? जी, केंद्र सरकार से तो पहली उम्मीद तो ये थी हमारी कि वो जिस दिन ये हुआ था उस दिन पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था करती। जब आपको दिखाई दे रहा है कि इतने लोग आ रहे हैं, इतने ट्रैक्टर ट्रॉली हैं और वो पहले से घोषणा कर रहे हैं कि जी हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम लाल किले को फतेह कर लेंगे, वो सब कुछ पहले से कह रहे थे। 6 फॉर जस्टिस ने पहले से अनाउंस किया था, यदि कोई लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराएगा तो हम उसको इतना रिवार्ड देंगे। ये सारी चीज़ें ओपन में थीं। उस सब के बावजूद आपने उतनी व्यवस्था नहीं की। मैं ये नहीं कहता व्यवस्था नहीं की, आपने उतनी व्यवस्था नहीं की। जब आपको दिखाई दे रहा है 4 लाख लोग हैं, 4 लाख लोगों के लिए कम से कम 1-1.5 लाख पुलिस तो लगा दो, तो उसमें ये स्थिति नहीं होती कि पुलिस को भागना पड़ता, उनकी मारपीट होती। यदि उनकी संख्या अच्छी होती तो नहीं मार सकते थे। तो पहली तो अपेक्षा उनसे ये थी, पर ये हो गया। अब उनसे अपेक्षा ये है कि इसमें सही ढंग से कार्रवाई की जाए। बहुत सी पार्टियां, बहुत से नेता जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो प्रेशर में ना करके और उसमें कार्रवाई करें। हमें आज का ये कार्यक्रम 26 जनवरी जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है उसके उपलक्ष्य में करना पड़ा। 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन कुछ शरारती बदमाश निकम्मे जाहिलों ने उस पर्व में काफ़ी मात्रा में निष्ठुरता हमारे पुलिस जवानों के साथ, हमारी पुलिस में भर्ती बहन बेटियों के साथ, जो उनको नहीं करना चाहिए था, जो नीच से नीच हरकत थी, वो उन्होंने हरकतें की। हमारे जवानों को जिस वक्त लाल किले की नहर में फेंका गया, डाला गया, उनको इतनी चोटें आई, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी की नाक पर चोट है, किसी की हाथ में चोट है, किसी भी इंसान से तो ये देखा नहीं जाएगा। मैं आपको सभी को ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस के ऊपर, जवानों के ऊपर, सेना के ऊपर हमला सीधा सरकार के ऊपर हमला होता है और सरकार को इसको बात को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटना ना घटने पाए, नहीं तो हमारी जनता में, पब्लिक में और नागरिकों में इसका दुष्प्रभाव जाता है जो बिल्कुल असहनीय है। राष्ट्र निर्माण पार्टी जी, इसका जो विचार है वो ये है कि हमें जो भी राष्ट्र के लिए अच्छा है वो हमें करना है और हम किसी भी तरह से कोई जो छोटी राजनीति, ओछी राजनीति, जिस तरह से बहुत सारी राजनीति कांग्रेस करती है या दूसरे बहुत सारे दल करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन लोगों के लिए सिर्फ वोट लेना ही, वोट उनको चाहिए, इससे ऊपर उनका कुछ नहीं है, चाहे देश कहीं गड्ढे में जाए। लेकिन हम लोग का ये नहीं है, क्योंकि मैं खुद, क्योंकि मैंने बताया, आपने भी पता है कि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, हमारे लिए देश सर्वोपरि और देश के हित में जो भी होगा हम उसके लिए खड़े हैं। आज के प्रदर्शन के बारे में बताएंगे? आज के प्रदर्शन के बारे में ये है कि 26 जनवरी को जो भी हमने देखा, आपको अच्छी तरह सबको विदित है, और जो भी हमने वहाँ पर देखा, जो हुआ, वो वास्तव में एक देश के ऊपर, मैं इसको कहूँगा कि ये एक हमला है, आतंकवादियों द्वारा या दूसरे देश द्वारा, देशद्रोहियों द्वारा हमला है। और इस हमले की उसी तरह से मैं कड़ी निंदा करता हूं जैसे एक हमले की होती है, और इसके ऊपर हम वही एक्शन चाहते हैं जो आतंकवादियों के ऊपर होनी चाहिए, जो देशद्रोहियों के ऊपर होनी चाहिए, उसी तरह।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम औद्योगिक क्षेत्र के समस्त निवासियों के लिए एक शुभ सूचना है कि अब आपका औद्योगिक क्षेत्र का लाइसेंस केवल 4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं ऑनलाइन और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। उसमें आपका ऑनरशिप प्रूफ, डीपीसीसी का सर्टिफिकेट, एनओसी, फायर की और उसके साथ आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन, इन सब को आप जब अपलोड कर देंगे तो इसी आधार पर आपका लाइसेंस आपको ऑन क्लिक मिलेगा। और इसके साथ साथ हम लोगों ने इसका रिन्यूअल को भी बहुत सरलीकरण किया है। आप लोग अपने औद्योगिक क्षेत्र की जितने भी कंफर्म हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं उसके अंदर आप प्रत्येक तल पर भी लाइसेंस ले सकते हैं। आप जल्दी से जल्दी इस सुविधा का लाभ उठाएं। धन्यवाद। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। आज उत्तराखंड के चमोली जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां नंदा देवी नेशनल पार्क के अंतर्गत कोर जोन में स्थित ग्लेशियर टूटने की वजह से रेणी गांव के पास ऋषि गंगा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूट गया, जिसके बाद वहां काम करने वाले कई मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। नदी के किनारे बसे कई घर भी पानी में बह गए, जिसके तुरंत बाद आसपास के गांवों को खाली कराया गया। जानकारी के अनुसार ऋषि गंगा के अलावा एनटीपीसी के भी एक प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। साथ ही तपोवन बैराज, श्रीनगर डैम और ऋषिकेश डैम भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही आईटीबीपी के जवान भी राहत के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। इस दौरान एहतियात के तौर पर भागीरथी नदी के प्रवाह को रोका गया। साथ ही अलकनंदा के पानी के प्रवाह को रोकने के लिए श्रीनगर बांध और ऋषिकेश बांध को खाली कराया गया है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने हादसे को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए और एहतियात के तौर पर हरिद्वार समेत कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। हरिद्वार के डीएम ने खतरे को देखते हुए गंगा के किनारे के इलाकों को खाली करने का निर्देश दिया। बता दें कि इस महीने से हरिद्वार में कुंभ की शुरुआत भी होने वाली है। इस घटना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से अफवाहों से बचने की सलाह दी। प्रशासन, पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन को इस आपदा से निपटने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। सभी से विनती है कि कृपया कोई भी पुराने वीडियो शेयर कर अफवाहें ना फैलाएं। स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठा लिए गए हैं। आप सभी धैर्य बनाए रखें। इसके साथ ही पीएम मोदी ने उत्तराखंड में हुए हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया कि हम उत्तराखंड में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। भारत उत्तराखंड के साथ खड़ा है और राष्ट्र सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार बात जारी है और एनडीआरएफ की तैनाती, बचाव कार्य और राहत कार्यों से भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उत्तराखंड हुए हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि उत्तराखंड आपदा में फंसे लोगों और राहत व बचाव कार्यों में लगे लोगों के लिए प्रार्थना। इस आपदा में पूरा बिहार उत्तराखंड के लोगों के साथ है। हमारे अधिकारी उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय के संपर्क में हैं। हमारे अधिकारीगण भी वहाँ के पूरे संपर्क में हैं, क्योंकि गंगा नदी से संबंधित ये चीज उसका असर पड़ने वाला। हम लोग को भी यहाँ सबको अलर्ट रहने की आवश्यकता होगी। तो भी उनको तत्काल हम अपनी बात कह करके बैठे हैं, उसी समय हमको सूचना मिली, हम तुरंत जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के सोनितपुर जिले में अपने एक दिन के दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने 2 अस्पतालों की आधारशिला रखी। इसके साथ ही उन्होंने असोम माला कार्यक्रम का शिलान्यास भी किया। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर के विकास में असम अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ऐतिहासिक बोडो समझौते के बाद बोडो प्रादेशिक परिषद चुनावों ने क्षेत्र में विश्वास और विकास का एक नया अध्याय लिखा है। उन्होंने कहा कि हम सब हमेशा से सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि देश की पहली सुबह पूर्वोत्तर से शुरू होती है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पूर्वोत्तर और असम में विकास की सुबह को एक लंबा इंतजार करना पड़ा है। हिंसा, अभाव, भेदभाव, तनाव, पक्षपात, संघर्ष, इन सारी बातों को पीछे छोड़कर अब पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और असम इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश ने कोरोना से जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, जितने प्रभावी तरीके से भारत अपना वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है,
उसकी तारीफ आज पूरी दुनिया कर रही है। कोरोना से सबक लेते हुए देश ने हर देशवासी के जीवन को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए और तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसकी झलक आपने इस बार के बजट में भी देखी है। इसके साथ ही असम में होने वाले आगामी चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चुनाव के बाद असम में जब नई सरकार बनेगी तो मैं वादा करता हूं कि असम में भी मेडिकल कॉलेज और एक टेक्निकल कॉलेज स्थानीय भाषा में हम शुरू करेंगे। आजाद भारत जब 75 में प्रवेश कर रहा है तो मेरा एक सपना है, हर राज्य में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज, कम से कम एक टेक्निकल कॉलेज वो मातृभाषा में पढ़ाना शुरू करें। क्या असमिया भाषा में पढ़कर के कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है क्या? आजादी के 75 साल होने आए और इसलिए चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी असम में, मैं यहां असम के लोगों की तरफ से आपको वादा करता हूं कि असम में भी एक मेडिकल कॉलेज स्थानीय भाषा में हम शुरू करेंगे, एक टेक्निकल कॉलेज स्थानीय भाषा में शुरू करेंगे और धीरे धीरे ये बढ़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। आज भाजपा की दिल्ली प्रदेश कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने 2020-21 के केंद्रीय बजट पर भी बात की और साथ ही देशवासियों को बताया कि 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से वे पूरी रेलवे चलाएंगे, जो कि विश्व की पहली जीरो पोल्यूशन वाली रेल होगी। स्वास्थ्य सेवा की स्कीम योजना देश में लागू करने का साहस शायद ही कोई और प्रधानमंत्री कर सकता है। इस प्रकार से आप सोचिए, कोरोना काल में अगर ये सब काम नहीं हुए होते, स्वच्छता नहीं हुई होती, शौचालय नहीं बने थे, आयुष्मान भारत नहीं होता, सभी के घरों में बिजली नहीं होती, सभी के घरों में तेज गति से टेक्नोलॉजी और इंटरनेट नहीं पहुंचा होता, तो लोग कितने तकलीफ में इस कोरोना काल में गुजर गए। बिजली पे हमारे 6 साल के कार्यकाल में खर्चे को बहुत नियंत्रित रखा गया। नवीकरणीय ऊर्जा के दाम भी ईमानदार पारदर्शी ऑक्शन से हमने बहुत कम किए। इन सब के कारणों से मुझे लगता है कि उज्जवल भविष्य है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। जहां तक स्टॉक एक्सचेंज की सवाल है, स्टॉक एक्सचेंज भविष्य देखता है, पास्ट और इतिहास में नहीं रहते, और मैं समझता हूं शायद स्टॉक एक्सचेंज ने पहचान लिया है इस सरकार की मंशा भारत की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने की है। भारत ने आगे जो रास्ता नापा है, जो तय किया है, जो इस बजट में पूरी तरीके से एक प्रकार से देश के समक्ष रखा गया, अलग अलग समय पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गत 9-10 महीनों में देश को जो दिशा दिखाई है, उसको देख के स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी लोगों को उत्साह बढ़ा है और रेलवे भी उसमें एक छोटी आहुति देने के लिए संकल्पित है। रेलवे ने तय किया है कि 2030 तक हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी रेल व्यवस्थाएं चलाएंगे। 23 दिसंबर तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा और 2030 तक विश्व की पहली रेलवे बनेगी जो नेट जीरो रेलवे होगी, शून्य प्रदूषण भारतीय रेल कंट्रीब्यूट करेगी। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के विकास के साथ साथ बिहार में जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी नीतीश सरकार सचेत है। इसी के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल आपूर्ति योजनाओं की अनुरक्षण नीति से संबंधित कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल का किसी भी तरह दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत क्रियान्वित पाइप जलापूर्ति योजना की अनुरक्षण नीति से संबंधित प्रस्तुतिकरण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस बात पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया कि जल का दुरुपयोग न हो, क्योंकि इससे पर्यावरण को भी नुकसान है। पेयजल की आपूर्ति निर्धारित समय पर ही करें, इससे विद्युत की भी बचत होगी।
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एक अणे मार्ग स्थित नेक संवाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होटल मौर्या में आयोजित स्वर्गीय डॉक्टर शैवाल गुप्ता जी के शोक सभा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शैवाल गुप्ता जी अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री के साथ साथ आदरी के संस्थापक भी थे। वो बिहार के विकास के लिए हमेशा लगे रहते थे। उनको अनेक विषयों की अच्छी जानकारी थी। सरकारी विभागों, निगमों और निकायों में संविदा या ठेका पर काम लेने हेतु चरित्र सत्यापन की अनिवार्यता के संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा लोगों की स्वतंत्रता और संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाना नहीं है, बल्कि अपराधियों और कानून तोड़ने वालों को ठेका लेने से वंचित रखना है। ऐसा इसलिए किया गया है कि स्वच्छ छवि के लोगों को ठेका मिले। लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी और नागरिक अधिकारों का, लोकतांत्रिक अधिकारों का बहुत महत्व है। और लोकतंत्र में जो भी सरकार होती है और सरकार के जो अधिकारीगण होते हैं और जो अमला होता है, वो इस दायरे में रह के काम करता है कि किसी के भी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं हो। और इसका उद्देश्य यह है कि जो अपराधी तत्व हैं, क्रिमिनल्स हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, कानून तोड़ने वाले हैं, वो सरकारी ठेका और टेंडर लेने से वर्जित हो जाएं। पद्मश्री के लिए चयनित मधुबनी के राठी गांव की श्रीमती दुलारी देवी को उपेंद्र महारथी शिल्पी अनुसंधान संस्थान की ओर से बिहार म्यूजियम के ऑडिटोरियम में सम्मानित किया गया। इस मौके पर माननीय उप मुख्यमंत्री सह उद्योग मंत्री रेणु देवी, विभाग के सचिव नरेश्वर लाल और संस्थान के निदेशक अशोक कुमार सिन्हा उपस्थित रहे। बेतिया के जिलाधिकारी ने डायलिसिस सेंटर को शुरू करने हेतु की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संसाधन एवं उपकरणों का अधिष्ठापन कराने वाली एजेंसी को 20 फरवरी तक कार्य पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने आम जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंडों से आए हुए आम जनों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने समस्याओं के निष्पादन हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी श्री अरविंद कुमार वर्मा ने कारगिल विजय भवन में आकांक्षित जिला के तहत विभिन्न सूचकांकों की गहन समीक्षा की तथा कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नवादा के जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा ने समाहरणालय परिसर में ईपी क्यूशक सह डीसीसी सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई पदाधिकारी मौजूद रहे। खगड़िया के जिला पदाधिकारी श्री आलोक रंजन घोष ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त चौकीदार व दफादार संवर्ग नियमावली 2014 के आलोक में जिला चयन समिति द्वारा चयनित 7 उम्मीदवारों व अनुकंपा के आधार पर चयनित 1 उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। सहरसा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने पतरघट एवं सौरी बाजार प्रखंड कार्यालय में पंचायत चुनाव 2021 हेतु मतदाता सूची के संबंध में प्राप्त दावा, आपत्ति एवं दाखिल खारिज के आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। मधुबनी के जिला पदाधिकारी श्री अमित कुमार की अध्यक्षता में सभी प्रखंड, अंचल, ICDS एवं PSC कार्यालय के प्रधान सहायकों के साथ जिला सभागार में बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। बक्सर के जिला पदाधिकारी श्री अमन समीर की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति, स्थापना एवं सामान्य शाखा की बैठक की गई। सर्वप्रथम अनुकंपा के आधार पर 3 आश्रितों एवं 2 स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने वाले सेवक के आश्रितों को नियुक्ति देने हेतु नाम की अनुशंसा की गई। समस्तीपुर के युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जीविका द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने समाहरणालय परिसर से कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों में 3 दिनों तक भ्रमण करेगा और युवाओं को जागरूक करेगा। रोजगार मेले में बेरोजगार युवाओं की अधिकतम भागीदारी के लिए इसे प्रदर्शित किया जा रहा है। 7 फरवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष शुभारंभ सह प्रबोधन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रतीक चिन्ह और शॉल भेंट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत किया। और इस क्षण का जोरदार तालियों के साथ आप अभिनंदन करें। आंगन से हमारे माननीय अध्यक्ष अभिनंदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का और
माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जल जीवन राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्र निवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्र सर्वप्रथम बनाने के लिए हमारी सारे लोगों को मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जितने देशवासी हैं हमें अपने जो कुछ युगों से चलती आ रही परंपरा है उसको जीवित रखते हुए आगे लेके जाना है। वही एक तरीका है। आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने काफ़ी विकास किया है। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इसमें आपका क्या राय है? भारत पहले भी विश्व गुरु था, दोबारा विश्व गुरु बनेगा। जो हमारे संस्कार, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, हम उस नॉलेज को अगर ध्यान में रखते हुए, जो हमारी आज तक जिस नॉलेज की वजह से हम विश्व गुरु थे, कहीं ना कहीं वो लुप्त हो गई है। जो ज्ञान था हमारे पास, वो हमने वेस्टर्नाइजेशन में उसको लुप्त कर दिया है। अगर हम वापस उन्हीं पच्चीनों पे चलेंगे तो हम फिर से विश्व गुरु होंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र सर्वप्रथम बनने के लिए वे अपना क्या योगदान दें? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सबको डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, ना कि रादर एक दूसरे की टांगों की खिंचाई के लिए। देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको एक दूसरे से कांधा मिला के चलना पड़ेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है? कि ये जो बीमारी है कोविड से बड़ी बीमारी है। जिस दिन ये बीमारी खत्म हो जाएगी तो हमें वैसे भी सर्वप्रथम बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज भी आप देखिए तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या किसी भी फील्ड में हमारे देश से ही निकलते हैं, लेकिन निकलने के बाद इस देश के भ्रष्टाचार की वजह से वो लोग ऑप्ट करते हैं कनाडा, अमेरिका, इन कंट्रीज में जाके रहना, और देश की प्रगति में वो इसलिए शामिल नहीं हो पाते क्योंकि यहाँ पर हर लेवल पे भ्रष्टाचार है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा, हमारे देश को अमेरिका से कई गुना ऊपर होने में कोई नहीं रोक सकता। राष्ट्र सर्वप्रथम